हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में चैप्टर 5 को, जिसका नाम है एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं जान लेता हूँ। इसको मैं पहले बता देता हूँ कि भाई रे, इसको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 10 से 15 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में? 10 से 15 मार्क में इसे पूछे जाते हैं और इसे हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है। अगर हम थोड़ा सा मिस करते हैं तो इतने नंबर को हम गवा सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत ही इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपी की। एपी में सबसे पहले हम बात करते हैं एपी को हम लोग क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं और इसे हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, है कि नहीं। जो बिहार वाले बच्चे हैं उसे गौर से सुनिए, उसे बहुत आज जो मेरा क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, क्या क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज के ऊपर कमांड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी की। किसके बारे में बात करते हैं बाबू रे? समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जो कि चैप्टर मेरा 5 है। ठीक है, याद रखिए चैप्टर कितना मेरा? चैप्टर 5 है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें समांतर श्रेणी क्या है, इसके बारे में समझिए। तो मैंने लिखा है कि संख्याओं के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, मतलब संख्याओं के श्रेणी को। अब संख्या का श्रेणी क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी संख्या अगर किसी सीरीज में लिखा हो, किसी श्रेणी में मतलब अनुक्रम में लगा हो, उससे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है जो अनुक्रम में सजा हुआ है ना। अनुक्रम में क्या है? कोई संख्या क्या है? सजा हुआ है। लेकिन एपी तब होगा, यहाँ तो कह दिया है कि संख्याओं के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, लेकिन कंडीशन भी उसके अंदर है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या को कहता है कि एक श्रेणी में लिख दो, एक अच्छे से कोई क्रम में लिख दो और उसे कह दो एपी। ऐसा नहीं, उसके अंदर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या? यहाँ ध्यान दीजिए। यदि कहता है यदि उसके अगले पद, क्या बोला गया? यदि उसके अगले पद और उसके पिछले पद का अंतर हमेशा नियत हो। मतलब समांतर श्रेणी तब होगा, कोई भी श्रेणी, कोई भी क्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, लेकिन समांतर श्रेणी तब होगा जब उसका अगला पद है ना, उसका जो किसी संख्या का अगला पद उसके पिछले पद का अंतर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? नियत होगा, मतलब एक ही होगा। मतलब क्या कहने का क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान दीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 1 है और 4 है तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जिसे हम हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं, वो कितना है? देखिए 1 से लेकर 4 तक के बीच में 3 अंतर आ रहा है कि नहीं? 3 है। एंड 4 से लेकर 7 के बीच में 3 है, एंड यहाँ पे 7 से लेकर 10 के बीच में भी 3 है। तो इसे ही हम कहते हैं अगले पद और उसके पिछले पद का अंतर जो होगा वो एकदम नियत होगा, हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तब वो मेरा समांतर श्रेणी होगा। बात समझ में आ रही है? तब मेरा क्या होगा? समान। ऐसा नहीं कोई भी संख्या को लिख दो और कह दो कि आईपी है, नहीं। कोई भी संख्या लिख दो, अगर उसका अगला पद पिछले पद के हमेशा नियत रहता है तो हम उसे किसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तब नियत हो तब यह नियत संख्या श्रेणी का सार्व अंतर डी, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। क्लियर है? अब ये सार्व अंतर को समझिए। मैंने जैसे आपको बताया कि अगला पद उसके पिछले पद का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे? डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर जो होगा वो एकदम देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ पे सबसे पहले डी देख लीजिए। इसका जो डी है, यहाँ जो डी है वो 4 में से अगला पद वहाँ पूछ रहा ना, अगला पद और उसके पिछले पद का अंतर। तो अगला पद हो गया 4, अब माइनस कर दो 1, तो इसका अंतर कितना बाबू? 3। एंड अगला पद इस पद को ले लेते, इस पद का अगला पद 7, तो यहाँ पे d बराबर 7 माइनस इसका पिछला पद 4, तो घटा दो तो कितना होगा बोलो? 3। एंड इस पद का अगला पद 10 एंड इसके पिछला पद हो गया -7, घटा दो 3। तो यहाँ पे हमेशा क्या नियत है ना, हमेशा अगला पद से पिछला पद देख रहे हैं तो हमें नियत आ रहा है, एकदम इक्वल आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कहने का अर्थ यहाँ पे फिर से सीख लीजिए कि संख्याओं के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, लेकिन कब कहा जाता है? यदि उसके अगले पद और उसके पिछले पद का अंतर हमेशा नियत हो, तब वो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तब यह नियत संख्या जो नियत होगा, जो संख्या नियत होता है उसी नियत संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहते हैं? श्रेणी का 2 जगह लिखा दें, यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, तो श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। क्लियर है? चलो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ देखिए, जैसे
147, ये क्या मेरा एक समांतर श्रेणी है, ये भी मेरा क्या है समांतर श्रेणी है, ये भी मेरा समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी है। आपको ये समांतर श्रेणी क्यों है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले बता दिया कॉमन डिफरेंस, सार अंतर चेक कर लो, मतलब इस दोनों के बीच का ऑर्डर देख लो, इस दोनों के बीच का कितना क्या आ रहा है ना, इसके अनुक्रम को देखो कि बीच में इस अनुक्रम में बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, बीच का सार अंतर क्या है। तो 2 में से गया 1 तो बचा 1, 3 में से गया 2 तो बचा 1, 4 में से गया 3 तो बचा 1, तो डॉट 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 10 तक। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है सार अंतर वो क्या है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है समांतर श्रेणी है। तो मैंने सभी समांतर श्रेणी को एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चारों क्या है, चारों यहाँ पे समांतर श्रेणी है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि एपी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बाबू रे, एपी में जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैंने लिखा है कि एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, परिमित एपी, जिसे हम इंग्लिश में फाइनाइट एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी, ठीक है। और दूसरा है अपरिमित एपी, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी। अब ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं कोई क्वेश्चन हल नहीं करूंगा, आपको बस समझाऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, पर माफ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बात यहाँ देखिए। तो पहले मैं परिमित एपी की बात करता हूँ, फाइनाइट एपी की बात करता हूँ। फाइनाइट एपी का मतलब ये हुआ कि जिसका अंतिम पद हो, जिस एपी का अंतिम पद हो वो मेरा फाइनाइट एपी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइनाइट एपी। मतलब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, ये जो 10 है, लास्ट का अंतिम पद हमको यहाँ पे इंडिकेट किया है 10 है ना, 10 है, लास्ट का अंतिम पद मेरा क्या है 10 है। इसका मतलब ये जो हुआ, ये मेरा क्या होगा, फाइनाइट एपी होगा, परिमित एपी होगा। क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी होगा। जिस एपी का अंतिम पद होता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। क्लियर है, कुछ कीड़ा यहाँ पे आ गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अपरिमित एपी की बात करते हैं। जिस एपी का अंतिम पद नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। क्लियर है, आवाज अच्छे से जारी होगी आपको। तो मतलब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, यहाँ पे इसका डॉट डॉट चलता रह रहा है, इसका कोई अंतिम पद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेरा होगा अपरिमित एपी होगा, कहते हैं इनफाइनाइट एपी होगा। एंड यहाँ पे ये एग्जाम्पल, चौथे नंबर एग्जाम्पल को देखिए, सॉरी तीसरे नंबर एग्जाम्पल को देख लीजिए। ये जो एग्जाम्पल होगा मेरा क्या होगा, अपरिमित एपी का होगा, अपरिमित समांतर श्रेणी का होगा, जिसे हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। क्लियर है। तो मेरा पहला और चौथा जो होगा वो दूसरा और चौथा जो होगा वो मेरा फाइनाइट एपी होगा, परिमित एपी होगा। एंड मेरा क्या कहते हैं कि पहला और चौथा तीसरा जो होगा वो क्या होगा, अपरिमित एपी होगा, इनफाइनाइट एपी होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग एपी के बारे में समझते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, मैंने अगला स्टार क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या लिखा बाबू ने, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। आपको मैक किधर गया, मैक को हटा दिया, मैक डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर रहा था, तो मैं ऐसे ही ठीक पढ़ाता, ऐसे ही अच्छा लगता है। आवाज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, है कि नहीं। तो जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, है ना। एपी का जनरल फॉर्म क्या है, देखिए एपी का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये चलता रहता है। ये जो मेरा वो क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा। अब ये जनरल फॉर्म काम कब आता है, देखिए ये जनरल फॉर्म काम आपको तब आएगा जब हमें ए और डी दिया रहेगा, तब हमें क्या एपी ज्ञात करे, तब हमें इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके हमें एपी को ज्ञात करना होता है। कैसे, यहाँ ध्यान दें। आज मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सभी फॉर्मूला के साथ हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आपका वीडियो काफी लंबा होगा थोड़ा सा, बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जहाँ ए जो है मेरा ए जो होगा वो प्रथम पद होगा। क्या होगा, प्रथम पद होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद। डी जो होगा वो मेरा सार अंतर होगा। क्या होगा, सार अंतर। क्या होगा बोले, सार अंतर होता है। अब इसको देखिए, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। लाइक मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ए का मान हमको दे दिया है 2, ठीक है। एंड लाइक मान लेते हैं हम लोग डी का मान दे दिया है, मान लेते हैं 4, ठीक है, दिया है। अब हमें कहता है कि एपी फाइंड करें। क्या करें, एपी को फाइंड करें, समांतर श्रेणी को फाइंड करें। तो इसको देखिए किस तरह बनाएंगे। तो बोले हमें पता है कि यहाँ पे ए, तो मेरा ए पहला पद तो हमें दे दिया है, तो चलो भाई हमको तो पहला पद हमने दे दिया ए बराबर 2, लेकिन दूसरा पद इसको हम a1 कहते हैं। क्या कहते हैं, ए को हम a1 भी कह सकते हैं। क्लियर है। एंड ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला हम इसे कहते हैं a2। क्या कहते हैं, a2। एंड ये वाला पॉइंट हो जाता है रुका, इसे कहते हैं a3। एंड ये वाला पॉइंट जो कहते हैं इसको कहते हैं a4। एंड ये वाला पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं a5। इस तरह से ये भी चलता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो मेरा ए जो है वो a1 है, मतलब ए का मान मेरे को दिया हुआ। अब हमें a2 निकालना, a3 निकालना, a4 निकालना, a5, तब हमें एक एपी पता चल जाएगा, है कि नहीं, एक एपी पता चलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें ये पता था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें a2 ज्ञात करना है।
तो A2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। इस तरीके से A का मान हमें दिया हुआ है 2 और प्लस D का मान हमें दिया हुआ है 4, तो इसे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इसी तरीके से A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D लिख लेंगे। तो A का मान हमें पता है 2 और प्लस 2 ऑलरेडी है ही, गुना इंटू D का मान हमें पता है 4, तो लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा ना जी। इसी तरीके से हमें A4 पता करना है, तो लिखेंगे A4 बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू, A का मान हो गया 2 प्लस 3 हो गया जो करते हो इंटू D का मान हो गया 4, तो हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, इसे 4 12 तो 14 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से A5 अगर निकालना है तो A5 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 4D है कि नहीं, इज इक्वल टू A का मान हो गया 2 प्लस 4 जो करते हो D का मान हो गया 4, इस तरीके से 4 को 16 2 18। इस तरीके से अगर एपी की बात करें तो एपी जो मेरा तैयार हुआ वो हो गया 6 10 14 18 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 2 पॉइंट सिर्फ ए और डी ज्ञात हो तो आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का इस्तेमाल कर करके आप किसी भी एपी को ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात तभी कर सकते हैं जब आपको एपी में ए और डी दिया हो। बात समझ आई। जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो इस तरीके से हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। अब एपी ज्ञात करने ज्ञात तो हो गया, लेकिन हम इसे चेक करना है कि क्या सही में ये एपी है या नहीं, तो हमें यहाँ पे सार्वंतर का इस्तेमाल करना होगा। तो सार्वंतर फॉर्मूला में आपको पहले बताया था कि अगला माइनस पिछला, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। मतलब मेरा अगला पद क्या है बाबू, यहाँ पे अगला पद अगर बोले तो यहाँ पे A2 माइनस ई हो जाएगा A1 पिछला पद। तो इस तरीके से A2 का जो मान निकला था यहाँ पे मेरा वो निकला था 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 माइनस हमें A1 जो पता है वो पता है 2, घटा दो इसको 4। इस तरीके से अगर हम चाहे D बराबर, तो ये वाला विश्वास नहीं है कि भाई चलो तो मैं निकाल लेता हूँ अगला पद, ये वाला पद की अगला पद A3 ले लेता हूँ और A3 का पिछला पद A2, तो लिखो। तो A3 का मान अभी मैंने निकाला था तो यहाँ पे निकाला 10 एंड A2 का मान अभी 10 मैंने निकाला तो निकला था यहाँ पे 6, इसको घटाओगे तो निकलेगा 4। इसलिए विश्वास नहीं तो यहाँ पे निकाल लो, A4 को रख दो, अगला पद माइनस पिछला पद, तो A3 को रख लो। इस तरीके से अगर A4 का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो होगा 14 और माइनस A3 का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो हो गया 10, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सार्वंतर को चेक करते हैं। किसी एपी को हम सार्वंतर चेक करके पता लगाते हैं क्या वो एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करके पता कर लिए कि यहाँ पे ये जो है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, इसका मतलब ये एपी में है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग एपी तैयार करते हैं और एपी में है या नहीं वो डी सार्वंतर निकाल के हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, डी का पता कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमें पता चल जाता है कि वो एपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस कहते हैं इस कंफ्यूजन को दूर किए हैं। ये पॉइंट हो गया, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब ये हम लोग अगले कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद। जो हम लोग एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो ए एन बराबर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि ये फॉर्मूला से हम क्या करें, एन निकाल ले सकते हैं, ए एन निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला को यूज करके जब हमें कुछ पॉइंट दिया हो। और यहाँ पे दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो समांतर श्रेणी, क्या दूसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग के लिए हम लोग फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एंड इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपको पहले बताया ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं आपको इसमें सारे फॉर्मूला से क्या इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कौन फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। ऐसा क्या होगा कि जब हम लोग पर्सनली हल करेंगे, जब एक्सरसाइज को और चलेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे तो आपको काफी आसान होगा उसको समझने में और बनाने में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैंने एक एपी ले लिया है जिसका नाम क्या है 2 7 और यहाँ पे क्या है 12 डॉट 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 डॉट। ये मेरा कौन सा एपी है, परिमित एपी है, अपरिमित एपी है। ये मेरा अपरिमित एपी है, इनफाइनाइट एपी है जिसका मेरा अंतिम पद नहीं पता है। तो हमें अब क्या करना है कि लाइक मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें। एनवां पद में हमें 10वां पद ज्ञात करना है। एनवां पद के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें 10वां पद हमें पूछ रहा है, मतलब ए क्या है 10 है, क्लियर है, मतलब हमें पूछ रहा है 10वां पद ज्ञात करें। अब ये 10वां पद क्या देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 डॉट 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 A10। तो हमें कहता है A10 कितना नंबर संख्या, A10 के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे कितने संख्या होगी, कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें
nवां 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? अरे भाई आपको पता नहीं, ये मेरा a1 है, ये हो गया a2, ये हो गया a3, इस तरह डॉट डॉट a10 आएगा ना, तो a1 पे 2 है, a2 पे 7 है, a3 पे 12 है, तो उस तरीके से डॉट डॉट a10 पे कितना संख्या हो, कौन सा संख्या हो, वो हमें फाइंड करना है। बात समझ आई? तो चलो, तो बोले हमें यहाँ पे a10 में हमें n ज्ञात किया ना, तो यहाँ पे देखिए हमें a पता है, a क्या है? प्रथम पद 2, एंड d यहाँ पे क्या हो गया? d, तो d यहाँ पे हम पे अगला माइनस पिछला, तो 7 में से गया 2, तो कितना बचेगा? 5, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे n दे दिया हमको, n कितना दिया बाबू? यहाँ पे 10 है, क्योंकि हमें nवां कितना पद ज्ञात है? 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो मेरा n है, n पदों की संख्या है, तो मतलब हमें 10वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब यहाँ पे an हमें 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह कितना? 10वां पद, तो n 10। ओके, a का मान कितना होगा? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n का मान कितना होगा? n का मान यहाँ पे 10 है कि नहीं? 10, क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया मेरा? 5, तो 5, तो a10 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 2 जो करते हो प्लस 10 को घटाएंगे 9 से, आई मीन 1 से, तो क्या होगा? 9 इंटू 5, तो 5, तो 2 प्लस 9 पंचे 45, जोड़ दो इसको, तो हो गया 47। मतलब मेरा तो 10वां पद जो होगा वो कितना होगा? मेरा 47 होगा। मेरा 10वां पद कितना होगा? अगर हम a10 की बात करें तो a10 जो होगा मेरा 47 होगा। कितना होगा? a10 मेरा कितना होगा? 47 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला की यूज करके हमें nवां पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग nवां पद क्या करते? ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसमें कोई भी पॉइंट गैप कर देता है, कुछ पॉइंट दे देता है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हमें उस पॉइंट को निकाला जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें a गैप कर देता है, अब n और d, यहाँ पे a n d और a ज्ञात कर लेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे n नहीं है, d है, a है, a n है, तो हम n ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करना हम आपको सिखाए। अब इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को समझते हैं। कहता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हमें फाइंड करना है। क्या? प्रथम n पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो वो ऐसा जो होता है वो क्या होता है? n मतलब प्रथम n पदों का योग होता है। क्या होता है? प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग होता है। क्या होता है? n पदों का योग कहते हैं। ऐसा को क्या कहते हैं? n पदों का। n को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। ये आपको पहले से पता होगा। इसे क्या कहते हैं? पदों की संख्या, है कि नहीं? हम इसी चीज को उठा करके यहाँ पे ले जाते हैं। हम दूसरा एपी तैयार नहीं करेंगे, हम इसी एपी को। तो बोले हमें अब यहाँ पे जो एपी है, तो हमें यहाँ पे ऐसा हमें ज्ञात करना था, पदों की संख्या ज्ञात है, n पदों की संख्या ज्ञात करना। तो n पर कितना बोले? ये है। अब इसका पदों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इसके पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक मिनट मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं, देखता क्वेश्चन में सही लिया कि गलत लिया, वरना आपको क्या होगा, क्वेश्चन में हमारा एरर पहुंच जाएगा कि नहीं। चलो यहां ध्यान दो। तो हम यहां देते हैं कि अब हमें क्या करना है कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 10 पदों का योग। तो बाबू ने 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें इसी चीज को फॉर्मूला ले लेते हैं। a बराबर क्या है? 2, d बराबर क्या है यहाँ पे मेरा 5, एंड n बराबर क्या है मेरा 10। इसी फॉर्मूला को उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी फॉर्मूला हमें n क्या है? 10, हमें n d और 10, हमें 10 पदों की योग, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? 10 पदों का योग। तो चलो, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बाबू रे हम यहाँ ध्यान दो, हम एपी यही वाला लिए हैं, यही वाला एपी उठा लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे a जो है, तो यहाँ पे SN n कितना होगा? 10। तो मतलब हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना, तो 10 हो गया। n का मान कितना है? 10, तो यहाँ पे 10 लगा दो, बटा 2, तो 2 लगा दो, इनटू 2 पहले से इंटू a, तो a का मान क्या रहेगा? 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, प्लस n का मान कितना? 10, ये वाला n का मान 10 पुट कर दिए, माइनस n माइनस 1, तो 1, d का मान कितना होगा? बोले 5, तो यहाँ पे लगा दिए 5। क्लियर है? चलो इसको कर दो, हुआ 5। चलो इसको क्या? 4 दूना 4, प्लस 10 में से गया 1, तो बचा 9, इंटू हो गया 5। इसको गुना कर दो, तो 5 इंटू 5 9 45, 45 2 4, 45 4 कितना हो जाएगा? 45 45 4 49, 49 को गुना कर दो 5 से, तो 5 9 पंचे 45 का 5, हाथ में बचा 4, 4 पंचे 20, 4 24, 200 कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा? 245। मतलब 10 पदों का योग जो होगा, 10 पदों का योग कितना होगा मेरा? 245 होगा। और इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं।
एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमें अंतिम पद पता हो, अंतिम पद हमें पता हो, तो एक और फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे इस फॉर्मूला एक और फॉर्मूला लगा के हम उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है ऐसा, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं वो देख लेता हूँ। ये मेरा लास्ट है, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करोगे वरना समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे में एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है? होता है यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होता है बाबू, सॉरी ये वाला इधर नहीं दिखा पड़ेगी, मैं इधर ही कॉपी कोशिश करता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ऐसा नहीं का फॉर्मूला जो होता है, एक और फॉर्मूला होता है ऐसा बराबर होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस an होता है। an के जगह पे l भी होता है, कभी कभी l या फिर an भी होता है। क्लियर है? तो ज्यादातर मैं an यूज करता हूँ। यहाँ देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें 10 पता है, n का मान हमें पता है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना बाबू, a का मान हमें पता है, a का मान 2 प्लस an हमें अंतिम पद पता है। कितना अंतिम पद हम अभी निकाले ना, अंतिम पद a10 हमें पता है। अंतिम पद कितना है? n का मान 10 है, a10 मतलब अंतिम पद हमें 47 पता है। क्लियर है? इसमें हम अंतिम पद यूज नहीं किए, यहाँ पे अंतिम पद का फॉर्मूला ही था नहीं था कि, लेकिन हम इस फॉर्मूला में हम पहले अंतिम पद ज्ञात कर लिए ना, हमारा 47 था, उस तरह से हम यहाँ पे ज्ञात करें। तो बार इसको काट दो, तो काट दिए, 47 निकला था अंतिम पद। हाँ, इसका अंतिम पद कितना? 47 निकला था। चलो तो ठीक होता गया। तो यहाँ पे काटोगे तो हो गया 5 है ना, इंटू 47 2 हो गया 49, गुना करोगे तो सेम टू सेम 245 से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके इसका योग ज्ञात करते हैं। अगर हमें अंतिम पद भी पता हो, अंतिम पद पता हो, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम इसका योग भी ज्ञात कर लेते हैं। मतलब हमें अगर यहाँ पे सिर्फ n और an हमें पता है तो हम उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम इसे ज्ञात करते हैं। एक और लास्ट फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला पता है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करके लास्ट में कोई पॉइंट हमें दिया है, मान लेते हैं क्या है, माइनस प्लस 5 है, कितना प्लस 6 मान लेते हैं, कितना प्लस 10 ही मान लेते हैं। आप अगर इसका योग ज्ञात करें तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार इसे नोट करना तो नोट कर ले, हमें इस पॉइंट को किस तरह ज्ञात करते हैं, एक और फॉर्मूला उसको भी यूज कर लेते हैं। इसे नोट करना तो इसे नोट कर लो। यहाँ पे मेरा लास्ट है, यहाँ पे देखिए, इसे जो कहते हैं ना, ये वाला पॉइंट रहेगा जिसे हम धन पूर्णांकों का योग कहते हैं। एन में n पदों का धन पूर्णांकों का योग कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसे हम n धन पूर्णांक का योग कहते हैं, और इसे किस तरह ज्ञात करते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है, वो होता है Sn बराबर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यही फॉर्मूला होता है शायद, आई थिंक जी नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये होता है प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये इंट्रोडक्शन क्लास था मेरा, इसलिए मैं आपको थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला से परिचय करवा दिया, कौन फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि तो यहाँ पे क्या है, n हमें पता होता है, इसे इस तरह से अगर निकाले, यहाँ पे डॉट 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 करके, यहाँ पे मेरा लास्ट पद दिया हुआ है, nवां पद हमें पता है 10 है, तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो n 10 हमें पता है, तो यहाँ पे 10 यूज कर करके, ये मेरा लास्ट, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे 10 प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, इसको गुना कर लोगे तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर क्या करेंगे, गुना कर दोगे तो 10 से गुना करोगे तो 0 है ना, अरे कितना होगा यार, 10 को, अरे 110 होगा, 110 होगा ना। हाँ, डिवाइडेड बाई 2 काट दो तो कितना हो जाएगा, 55। क्या आ जाएगा? 55। तो अगर इस तरह का धन पूर्णांक का योग नजर आवे तो आप ये फॉर्मूला निकाल करके इसका योग ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला निकाल करके। तो ये धन पूर्णांक कहते हैं n पदों के धन पूर्णांकों का योग के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें 4 फॉर्मूला यूज किए, ये जो कि हमें कभी योग ज्ञात करना था और इसमें प्रथम श्रेणी अन्मा पद ज्ञात करना था। तो ये सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया किस तरह यूज होता है। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास एपी के बारे में, तो बस थोड़ी सी कंसेप्ट आपको बतानी थी, तो यही था। एंड आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप समझने भी क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज प्रॉब्लम रही होगी। तो आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आशा करता हूँ क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सीधा एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज लेके आएंगे जो हमें क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाद में हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।